आइए आज हम स्टडी करेंगे आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन यानी इंटरनल एनर्जी ए स्टेट फंक्शन। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने अवस्था फलन इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें हमने समझा था कि कोई भी अगर निकाय है तो निकाय में जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, अणुओं की संख्या है, ये एक स्थिति में कितनी है और अगली स्थिति में कितनी है। तो स्थिति को निर्धारित करने के लिए स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है, और जो बदल रहे थे वो अवस्था चर कहा जा रहा था जिनको, यानी अवस्था चर या स्टेट वेरिएबल अंग्रेजी में कहेंगे। तो हम किसी स्थिति को जैसे फिजिक्स में जब पढ़ते थे, भौतिक विज्ञान में, तो वेग और समय इन सब से तुलना करते थे, विस्थापन। तो वैसे यहाँ ताप, दाब, आयतन, अणुओं या परमाणुओं की संख्या, इसके आधार पर हम किसी सिस्टम यानी निकाय की अवस्था को बताएंगे। तो आंतरिक ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट फंक्शन है, एक अवस्था फलन। तो इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है जब हम उन रासायनिक निकायों की चर्चा करते हैं जिनमें ऊर्जा का निकास या प्रवेश होता है, तब हमें एक ऐसे गुण की आवश्यकता होती है जो निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हो। तो जाहिर सी बात है कि जब परिवेश और निकाय के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, तो हम निकाय के अंदर ऊर्जा के आदान प्रदान को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि तब हमें ऐसे गुण की आवश्यकता होती है जो निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हो, कि ऊर्जा को कौन बताता है, निकाय में कितनी ऊर्जा है। तो कह रहा है कि यह ऊर्जा रासायनिक, विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। तो निकाय के अंदर जो ऊर्जा है उसमें से रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, अणुओं के बीच हो, या विद्युत ऊर्जा हो सकती है, या फिर यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा जैसे स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा हो सकती है। इन सब का योग ही निकाय की ऊर्जा होती है। तो ये सब जितनी भी ऊर्जाएं हैं, इनको अगर जोड़ लिया जाए तो निकाय में कितनी ऊर्जा है वही इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऊष्मागतिकी में इसे आंतरिक ऊर्जा या यू कहते हैं। यह परिवर्तित होती है। तो समझ लीजिए कि ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं, तो समझना है कि हम जो है आंतरिक ऊर्जा किसको कह रहे हैं। तो आंतरिक ऊर्जा हम किसे कहते हैं, जो निकाय के अणुओं के अंदर, या परमाणु है तो परमाणुओं के अंदर, कुल मिलाकर के निकाय में जो कुछ भी है उसके अंदर जो ऊर्जा है उसी को उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, ये सब ऊर्जाएं हो सकती है। तो निकाय की अगर ऊर्जा निकालना है तो अगर ये सब ऊर्जा दी गई है तो उसका कुल योग निकाल लेते हैं, तो वही हमारे निकाय की ऊर्जा आ जाती है। तो कह रहा है यह परिवर्तित होती है जबकि ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता हो। अब जाहिर सी बात है कि निकाय यानी जो हमारा सिस्टम है, जैसे बीकर है, उसमें पानी भर दिए। अब उस पानी हमारा निकाय हो गया बीकर के अंदर। तो जब पानी निकाय हो जाएगा तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन कैसे हो सकता है, या तो ऊर्जा उससे निकाल ली जाए या ऊर्जा उसमें डाल दी जाए वातावरण से यानी परिवेश से। तो वही कह रहा है कि सराउंडिंग से यानी परिवेश से ऊर्जा का जब आदान प्रदान होगा, या तो आएगी या तो जाएगी, तो आंतरिक ऊर्जा में निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन होगा, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो निकाय पर या निकाय द्वारा किया गया कार्य हो। अब जाहिर सी बात है कि निकाय पर मतलब जो सिस्टम है उस पर हम कोई वर्क कर दें, काम कर दें, या निकाय खुद काम कर दे,
तो भी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि निकाय पर काम होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, निकाय द्वारा काम होगा तो ऊर्जा काम में बदल जाएगी, यानी ऊर्जा घटेगी। अगला कह रहा है निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास होता। अब जो हमारे पास सिस्टम है या निकाय है, उसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि उसमें जो मैटर है उसको बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि मैटर में ही ऊर्जा निहित होती है। तो या तो उसको बाहर निकाल लिया जाए या उसमें कुछ डाल दिया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो कितनी प्रकार से ऊर्जा में परिवर्तन होगा ये हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए जिस आधार पर निकाय परिवर्तित हो रहा था तो उसी में से हम लोग एक एक खंड करके उसकी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले कार्य अगर होगा तो निकाय में क्या स्थिति बनेगी जाके, तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले हम कार्य करने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। हम एक ऐसा निकाय लेते हैं जिसमें एक थर्मस फ्लास्क या ऊष्मारोधी बीकर में जल की कुछ मात्रा है। तो कह रहा है एक ऐसा फ्लास्क ले लेते हैं जिसमें जो ऊष्मारोधी यानी फ्लास्क है, थर्मस में थर्मस फ्लास्क है। थर्मस जानते ही हैं, उसमें ठंडा पानी भर दें तो ठंडा बना रहता है, गर्म पानी भर दें तो गर्म बना रहता है। कहने का मतलब कि उसके अंदर अगर ढक्कन बंद कर दिया जाए तो ना तो पानी बाहर अंदर जा सकता है, ना ऊर्जा बाहर अंदर जा सकती है। तभी हम परिवर्तन के बारे में बात कर पाएंगे कि परिवर्तन क्या हो रहा है। तो वही कह रहा है कि एक थर्मस ले लें फ्लास्क और वो ऊष्मारोधी बीकर में जल की कुछ मात्रा, और ऊष्मारोधी हो तो जिसमें एक थर्मस फ्लास्क या ऊष्मारोधी बीकर में जल की कुछ मात्रा हो। इसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं है। ऐसे निकाय को हम रुद्धोष्म या एडियाबैटिक कहते हैं। ऐसे निकाय में अवस्था परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ऐसा निकाय लेना है। ये देखिए सारी चीजें हम लोग अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं, इनको समझने की जरूरत है। तो देखिए कह रहा है हम पहले एक बीकर ले लेंगे। बीकर ऐसा ले लेंगे कि जैसे थर्मस हो या फिर वो ऊष्मारोधी हो, जिससे परिवेश यानी सराउंडिंग जो है उससे सिस्टम यानी निकाय में ऊर्जा का आदान प्रदान ना हो, ना द्रव्य का आदान प्रदान हो, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इसमें निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं है। ऐसे निकाय को हम एडियाबैटिक निकाय कहते हैं। ऐसे निकाय में अवस्था परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि थर्मस फ्लास्क है, अगर वो बंद रहेगा तो पानी ठंडा भर दे तो ठंडा रहता है, गर्म भरते तो गर्म रहता है। इसका मतलब वातावरण अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी उसके अंदर पानी ठंडा है। इसका मतलब बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम यहाँ जो कर रहे हैं इसमें नहीं होना चाहिए, तभी हम सही बात को समझ पाएंगे। तो आप देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है इसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य कोई ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। तो इसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, आपस में एक दूसरे का लेन देन। यहाँ पर निकाय एवं परिवेश को पृथक करने वाली दीवार रुद्धोष्म दीवार कहलाती है। एडियाबैटिक वाल जो ये परिवेश और ये जो निकाय है इसको अलग करती है। अब यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि द्रव्य अंदर ही है, ऊर्जा भी अंदर ही है, बाहर नहीं जा सकती। और बाहर से Q=0 लिखा है, यानी अंदर जो है ऊष्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये परिवेश चारों ओर का सराउंडिंग।
तो यह रुद्धोष्म निकाय जिसमें परिसीमा से ऊष्मा विनिमय संभव नहीं है। Q = 0, यानी बाहर से ऊष्मा अंदर नहीं जा सकती। अब देखिए क्या कह रहा है। अब हम निकाय पर कुछ कार्य करके उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, निकाय पर कुछ कार्य करके, निकाय पर और निकाय के द्वारा दो बातें आएंगी, दोनों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो निकाय पर काम किया जा रहा है, तो माना कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा माना कि निकाय की प्रारंभिक अवस्था A है एवं इसका तापमान TA तथा आंतरिक ऊर्जा UA है। ये सब प्रारंभ के लिए AA लगा दिया। अब निकाय की अवस्था को दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। निकाय की अवस्था को दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। प्रथम में क्या करेंगे, माना कि छोटे पैडल से जल को मथ कर हम 1 किलो जूल कार्य करते हैं। अब क्या कर रहा है कि पैडल हो, मान लो कोई चीज़ जैसे मथानी हो, उसको इस तरह से मथा जाए, बाहर मतलब लगा हो, जैसे हम लोग साइकिल का पैडल चलाते हैं तो पहिया घूमता है, तो बाहर से पहले ही लगा दिया जाए और उसको मथा जाए, तो मथा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम काम करेंगे। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि हम 1 किलो जूल काम कर दिए, तो क्या होगा, जिससे निकाय की नई अवस्था माना B एवं उसका ताप TB हो जाता है। तो अब जब 1 जूल काम कर दिए तो उसका मान लिए कि नई अवस्था हमारी B हो जाती है और उसका अब तापमान में जो परिवर्तन होगा तो वो TB हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह देखा गया है कि TB > TA। कह रहा है ये देखा गया है कि जो पहले तापमान था उससे बाद वाला तापमान यानी टेम्परेचर ज़्यादा आया है, अतः ताप में परिवर्तन डेल्टा TB बराबर ज़्यादा में कम घटाएंगे यानी TB - TA। अब देखिए, माना अवस्था B में आंतरिक ऊर्जा UB है। अब आंतरिक ऊर्जा UB है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे तो डेल्टा U बराबर UB - UA। यह ऐसी बात है कि कार्य हुआ है तो ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, तो डेल्टा U = UB - UA। ये एक तरीका हो गया। अब अगला तरीका क्या है, अगले तरीके में कह रहा है कि द्वितीय प्रकार में कि अब हम जल में से एक निमज्जन छड़ यानी इमर्जन रॉड डालकर उतना ही वैद्युत कार्य करते हैं एवं निकाय में ताप परिवर्तन नोट करते हैं। हम देखते हैं कि ताप परिवर्तन पूर्व के समान TB - TA ही रहता है। अब क्या करता है, पहले पैडल द्वारा उसमें 1 किलो जूल कार्य किया था, अब कह रहा है कि उसमें एक इमर्जन रॉड डाल देते हैं। जैसे हमारा पानी है, पानी को ठंडे में देखे होंगे वो हीटर आते हैं छोटे छोटे, बाल्टी में डाल दिया जाता है और बटन दाब देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हम उसमें विद्युत कार्य करें, विद्युत कार्य यानी उसके जो है बिजली द्वारा कुछ वर्क किया जाए। तो जब इमर्जन रॉड डाल करके विद्युत कार्य करते हैं और फिर ताप में परिवर्तन नोट करते हैं तो जैसा पहले हुआ था सेम वैसे ही हो रहा है और ताप परिवर्तन TB - TA के समान ही रहता है। ध्यान दीजिए कि कार्य 1 किलो जूल ही होगा तभी ये रहेगा। अब देखिए, यथार्थ में उपरोक्त प्रयोग JP जूल द्वारा सन 1845 के आसपास किया गया था। ये जो प्रैक्टिकल किए गए, उन्होंने पाया कि निकाय पर किया गया निश्चित कार्य निकाय की अवस्था में समान परिवर्तन लाता है, चाहे कार्य किसी भी प्रकार या प्रक्रम द्वारा किया जाए, जैसा यहाँ पर ताप के परिवर्तन द्वारा देखा गया है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि नीट का फॉर्म भर दिया आपने, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बनेंगे आप नीट पास करके डॉक्टर ही। अब आप कैसे पढ़ाई किए हैं, किसका नोट्स पढ़े हैं, NCERT पढ़े हैं या किसी टीचर का नोट्स पढ़े हैं या कोई कोचिंग किए हैं, कौन सी कोचिंग किए हैं, ये अलग मुद्दा हो गया, लेकिन बनेंगे आप डॉक्टर ही। तो वही कह रहा है कि जूल ने जो प्रयोग किया तो उन्होंने ये पाया कि जो कार्य किया गया है तो उससे परिवर्तन जो हुआ है निकाय में, तो वो चेंज
इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपने कार्य किस प्रकार से किया है। किसी भी प्रकार से कार्य करिए, अगर कार्य समान है तो परिवर्तन जो है समान होता है। तो इसमें देखिए यहाँ से पूरा अंडरलाइन करिए, क्योंकि सारी बातें समझने की हैं। ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद ये भी पूरा अंडरलाइन करना है। तो कुल मिलाकर के हमें ये बात समझ में आई कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इस पर निर्भर नहीं करता है निकाय की अवस्था परिवर्तन। अतः यह उपयुक्त दिखता है कि एक ऐसी राशि आंतरिक ऊर्जा U को परिभाषित किया जाए जिसका मान निकाय की अवस्था का अभिलाक्षणिक हो। यहाँ रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य WAD का मतलब W एडियाबैटिक, क्योंकि रुद्धोष्म को अंग्रेजी में एडियाबैटिक कहते हैं। दो अवस्थाओं में U परिवर्तन के तुल्य होता है, दो अवस्थाओं में, अर्थात डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। ये दूसरी अवस्था, ये पहली अवस्था, इक्वल टू W एडियाबैटिक। अब रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक आप समझ चुके हैं। तो एडियाबैटिक का सीधा सा मतलब है कि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, यानी बाहर की कोई ऊष्मा जा करके अंदर कोई निकाय में परिवर्तन ना करे। तो जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म। अब देखिए कह रहा है कि अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, यानी निकाय की ऊर्जा जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। अब समझ में आ गया, मतलब दो अवस्थाओं को हम निर्धारित कर सकते हैं आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किसी निकाय की। अब देखिए रासायनिक ऊष्मागतिकी में IUPAC परंपरा के अनुसार धनात्मक चिन्ह बताता है कि कार्य W एडियाबैटिक निकाय पर किया गया है तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाए तो W एडियाबैटिक ऋणात्मक होगा और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IUPAC के अनुसार हम लोग इस बात को समझेंगे कि जाहिर सी बात है कि निकाय पर काम किया जाता है तो निकाय को कुछ प्राप्त होगा तो धनात्मक होगा। अब निकाय पर जब कुछ कार्य किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो काम होगा वो किस पे जुड़ जाएगा? आंतरिक ऊर्जा पे। तो आंतरिक ऊर्जा पे जुड़ जाएगी तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अब निकाय के द्वारा काम किया जाएगा तो जब काम किया जाएगा तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो निकाय की ऊर्जा कुछ कार्य करने में खर्च हो जाएगी तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी W एडियाबैटिक ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, हम लोगों ने समझ लिया। आप देखिए नीचे कह रहा है कि क्या आप किन्हीं अन्य परिचित अवस्था फलनों के नाम बता सकते हैं? जैसे वॉल्यूम है, आयतन, दाब है, ताप है, कुछ अन्य परिचित अवस्था फलन है। ये भी कुछ, क्या आप किन्हीं अन्य परिचित अवस्था फलनों के नाम बता सकते हैं? यहाँ पे कह रहा है जैसे आयतन हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, कुछ अन्य परिचित अवस्था फलन है। ये भी कुछ अन्य परिचित अवस्था फलन है, जैसा कि हमने जो है पीछे भी इसको लिया था। कुल मिलाकर के अवस्था फलन का मतलब है कि ऐसे चीजें जो निकाय की अवस्था को बता सकें। तो ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन होगा
तो जाहिर सी बात है कि एक अवस्था है, अब उसमें कुछ हुआ तो दूसरी अवस्था में वो आयतन भी बदल सकता है, दाब भी बदल सकता है, ताप भी बदल सकता है। तो इसीलिए इनको अवस्था फलन में लिया जाता है। समझिए बात का। तो उदाहरण के लिए यदि हम किसी निकाय के ताप में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तन करें तो ताप परिवर्तन 35 माइनस 25 बराबर प्लस 10 डिग्री का होता है। तो 35 से अगर 25 से अगर 35 कर दें तो 10 डिग्री बढ़ गया, तो 10 डिग्री धनात्मक है, मतलब बढ़ा है। चाहे हम सीधे ही 35 डिग्री तक जाएं या निकाय को पहले कुछ अंशों तक ठंडा करें और फिर निकाय को अंतिम ताप 35 डिग्री तक ले जाएं। तो ध्यान दीजिए, इसके कहने का मतलब ये है कि हम चाहें तो 25 से डायरेक्ट 35 कर दें या 25 से 10 डिग्री कर दें और फिर 35 डिग्री करें, तो इस बात का मतलब नहीं है कोई। जैसे अभी हमने क्या बताया कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अवस्था फलन है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका नाम निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। किस प्रकार से गया इस बात से नहीं मतलब है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है किसी निकाय का, तो चाहे उसको डायरेक्ट 10 डिग्री बढ़ा के 35 कर दो और चाहे उसको जो है 25 से पहले 10 करो फिर 35 करो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। बस इतनी बात से मतलब है कि 25 से टेम्परेचर 35 हो गया, यानी 10 बढ़ गया। इस बात से मतलब पहले घटा कि टुकड़ों में पहले 5 बढ़ा, किसी बात से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार टी एक अवस्था फलन है, तो यहाँ पर से टी भी एक अवस्था फलन हो जाएगा। ताप में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने वर्क जो कार्य किया था उसमें भी बात निर्भर नहीं कर रही थी, इसी प्रकार ताप में परिवर्तन भी पाथ पर डिपेंड नहीं है। एक तालाब में पानी का आयतन एक अवस्था फलन है, क्योंकि इसके जल के आयतन में परिवर्तन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि तालाब कैसे भरा गया है, बारिश द्वारा, नलकूप द्वारा या दोनों द्वारा। तो अब तालाब में जितना पानी है उसका आयतन की अगर बात करें तो आयतन अवस्था फलन है। आयतन इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि पानी 100 लीटर है अगर तालाब में, तो वो कुएं का पानी है कि नल का पानी है कि बारिश का पानी है कि समुद्र का पानी। 100 लीटर से मतलब है, 100 लीटर है तो 100 लीटर की हम बात करेंगे। अब देखिए ऊष्मा के बारे में आ जाता है। तो ऊष्मा के बारे में पढ़ने से पहले एक स्टार लगाया था, धनात्मक और ऋणात्मक जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा था निकाय का, उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है पहले निकाय पर किए जाने वाले कार्य को ऋणात्मक चिन्ह और निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य को धनात्मक चिन्ह दिया गया था पहले पुरानी किताबों में। तो कह रहा है भौतिकी की पुस्तकों में अब भी इसी परंपरा का अनुसरण हो रहा है, यद्यपि IUPAC ने भी नई चिन्ह परंपरा की सिफारिश की है। तो कुल मिलाकर के भौतिक और केमिस्ट्री और फिजिक्स में पहले अलग अलग था, लेकिन अब उसको हटा के एक ही कर दिया गया है, ये कहने का बात है नई किताब में, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होता था। आप देखिए अब आ जाता है ऊष्मा, ऊष्मा आ जाता है। तो ऊष्मा यानी हीट। तो हम किसी कार्य किए, हम बिना कार्य किए भी परिवेश से ऊष्मा लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है, तो चूंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो हम कार्य करें ना करें, अगर ऊष्मा दे दें तो भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा बदल जाए, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा देंगे तो बिल्कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यह ऊर्जा विनिमय जो तापांतर का परिणाम है, यह ऊर्जा विनिमय यानी ऊर्जा के आदान प्रदान कह सकते हैं, जो तापांतर यानी ताप में जब अंतर होगा तो ज्यादा ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा चलती है, तो उसी का परिणाम है कह रहा है। ऊष्मा क्यू कहलाता है। ऊष्मा को यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्यू। अब हम समान तापांतर लाने के लिए पूर्व में खंड 5.14 का में बताए अनुसार
वही प्रारंभिक एवं अंतिक ताप जो रुद्धोष्म दीवारों की अपेक्षा ऊष्मीय चालक दीवारों चित्र 5.4 में दिया गया है जो द्वारा ऊष्मा के चालन से होता है पर विचार करेंगे। तो 5.14 का है और चित्र 5.4 इसको देखते हैं। ये चित्र देखिए 5.4 है जिसमें बंद डिब्बा है, ऊष्मा का बाहर से आदान प्रदान किस प्रकार से होता है इसको इसमें दिखाया जा रहा है। तो द्रव्य है और निकाय, तो द्रव्य नहीं बाहर आ जा सकता लेकिन ऊष्मा बाहर आ जा सकती है, दोनों तरफ तीर लगा है। तो इसको देखते हैं। खंड 5.14 का है, तो देखते हैं इसको। तो कह रहा है माना कि तांबे का एक पात्र जिसकी दीवारें ऊष्मीय चालक हैं। तांबे का एक बर्तन ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि तांबे के बर्तन से ऊष्मा अंदर बाहर आ जा सकती है। तो कह रहा है कि लेते हैं ऊष्मीय दीवार है में टीए ताप पर जल लिया गया है। जो पानी भर लिया गया तांबे के बर्तन में तो उसका तापमान टीए है। इसे एक बड़े कुंड जिसका ताप टीबी है में रखते हैं। इसको एक बड़े कुंड में रख देते हैं जिसका तापमान टीबी है। मान लीजिए एक भट्ठी है, भट्ठी में रख दिए, उसका तापमान टीबी है। निकाय यानी निकाय तो उस डिब्बे में जल भरा है तांबे के बर्तन में, तो जल ही निकाय है। और तांबे का बर्तन तो दीवार है। निकाय और परिवेश से अलग, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है। तो निकाय जल हो गया द्वारा तो निकाय यानी जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q को ताप परिवर्तन टीबी माइनस टीए द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भट्टी में रख दिया गया जिसका तापमान टीबी है। अब इसका तापमान ज़्यादा है भट्टी का, तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा हमेशा ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर चलती है। जैसे हमारी विद्युत धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलती है। तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा निकाय में जाएगी क्योंकि निकाय का तापमान कम है और जो दीवार है निकाय की वो ऊष्मा की चालक है, तो ऊष्मा चली जाएगी, तो अंदर चली जाएगी। तो कितना ऊष्मा में परिवर्तन होगा, तो ज़्यादा में कम घटाते हैं तो टीबी माइनस टीए कर दिया। तो टीबी माइनस टीए द्वारा मापा जा सकता है। यहां पर भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U इक्वल टू Q है। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो जो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है उसी के बराबर होगा। तो ऊष्मा का आदान प्रदान कितना हो रहा है, Q ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन Q है, जबकि स्थिर आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पर देखिए कोई काम नहीं किया गया, केवल हमने तापमान में परिवर्तन कर दिया, तापमान बढ़ा दिया है निकाय का, तो उस आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ गई है। कितनी, Q के बराबर जितनी ऊष्मा उसमें अंदर गई है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रासायनिक ऊष्मागतिकी में IUPAC परंपरा के अनुसार परिवेश से ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय में होने पर Q धनात्मक होता है, निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, एवं ऊष्मा के निकाय से परिवेश की ओर स्थानांतरित होने पर Q ऋणात्मक होता है, परिणाम स्वरूप निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। तो फिर वही बात, जैसे कार्य कर रहे थे तो निकाय पर कार्य हो रहा था तो धनात्मक था, और उस कार्य के द्वारा निकाय की जो ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही थी तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जा रही थी। इसी प्रकार से कह रहा है कि निकाय को जब ऊष्मा दी जाती है तो परिवेश से ऊष्मा निकाय में जाती है, तो इसको हम धनात्मक मानेंगे, और निकाय से परिवेश से निकाय में ऊर्जा जा रही है तो निकाय की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि निकाय को परिवेश से ऊष्मा के रूप में ऊष्मा मिल रही है Q के रूप में। तो निकाय में जब ऊष्मा जाएगी परिवेश से तो Q धनात्मक होगा, और निकाय से जब
परिवेश में ऊष्मा जाएगी तो निकाय की ऊर्जा कम होगी, तो Q ऋणात्मक होगा। परिणाम स्वरूप निकाय की ऊर्जा कम होगी जब निकाय से परिवेश में ऊर्जा जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए सामान्य स्थिति। अब सामान्य स्थिति क्या है, कह रहा है हम एक सामान्य स्थिति पर विचार करें जबकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों ही प्रकार यानी कार्य करके या ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा हो। तो एक सामान्य स्थिति पर विचार करें कि कार्य के द्वारा ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है या ऊष्मा के द्वारा। उस स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। मतलब कार्य के द्वारा हो रहा है या ऊष्मा के द्वारा, तो दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पर कि भाई दोनों बातें हैं, ऊष्मा के द्वारा भी परिवर्तन हो सकता है और कार्य के द्वारा भी। और कितना परिवर्तन हुआ है, तो Q प्लस W कर दिया। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W हो गया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ये हो गया। एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार Q एवं W के मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q प्लस W बराबर डेल्टा U केवल प्रारंभिक एवं अंतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है मान लीजिए हम कोई स्थिति ऐसी बन जाए जिसमें Q और W के साइन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। देखिए बार बार अवस्था फलन इसीलिए कहा जा रहा है स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो केवल अवस्था परिवर्तन। देखिए आंतरिक ऊर्जा, ताप, दाब, आयतन ये सब अवस्था फलन है, यानी केवल अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं पर। अवस्था फलन मतलब सिर्फ अवस्था पर निर्भर करेगा, उस अवस्था को कैसे लाया गया इस बात पर निर्भर कभी नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि अंतिम आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U जो परिवर्तन हुआ है केवल प्रारंभिक एवं अंतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र है, मतलब परिवर्तन कैसे किया गया इस बात से ये स्वतंत्र है। यदि ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन ना हो, जैसा कि विलगित निकाय या आइसोलेटेड निकाय में होता है, जब थर्मस में हम सब कुछ बंद कर देते हैं तो ना ऊष्मा अंदर बाहर जा सकती है, ना उसके अंदर का द्रव्य अंदर बाहर जा सकता है, यानी मैटर अंदर बाहर जा सकता है। तो उस स्थिति में कह रहा है कि यदि ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन ना हो, जैसे कि विलगित निकाय है, तब क्या हो जाएगा, जितना भी बाहर से आदान प्रदान है सब जीरो हो जाएगा। यानी निकाय पर ना हम कार्य कर पाएंगे बाहर से, तो W बराबर जीरो हो जाएगा, ना हम उसको ऊष्मा दे पाएंगे या ना उससे निकाल पाएंगे, तो Q बराबर जीरो हो जाएगा। जब W बराबर ना उसमें कार्य कर पा रहे हैं, ना उसके द्वारा कार्य हो रहा है, ना उसको ऊष्मा दे पा रहे हैं, ना उसके द्वारा ऊष्मा निकाली जा रही है, क्योंकि विलगित निकाय है, आइसोलेटेड, वातावरण से उसका कोई लेना देना नहीं, वातावरण से कोई आदान प्रदान नहीं। तो जब सब कुछ जीरो हो गया तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है। जब Q जीरो W जीरो तो डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो हो जाएगा। अब समीकरण 5.1 जो है, अर्थात डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन है। जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है उसके हिसाब से सही है। प्रथम नियम के अनुसार अब क्या है, एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। तो प्रथम नियम जो है ऊष्मागतिकी का यानी थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और विलगित निकाय है, विलगित का मतलब अलग किया गया है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो भी है उसके अंदर ही है सब कुछ, तो उसमें ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। यानी विलगित निकाय की ऊर्जा यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऊर्जा का है या विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा का है, एक ही बात है। अब देखिए, अगर हम पूरे ब्रह्मांड को ले लें तो पूरा ब्रह्मांड में तो सब कुछ आ गया, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड के बाहर कुछ है क्या, कुछ है ही नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर ही रह जा रहा है। खाना पीना जो भी खा रहे हैं, ऊष्मा है, कार्य है, ट्रैक्टर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सब इसी के अंदर।
तो इसी के अंदर कार्य भी है, इसी के अंदर ऊष्मा भी हो रहा है, कहीं आदान प्रदान नहीं है, सब ब्रह्मांड में ही रह रहा है। इसका मतलब ब्रह्मांड हमारा खुद एक विलगित निकाय की तरह काम कर रहा है। तो जब विलगित निकाय की तरह काम करेगा तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। इसीलिए कह रहा है कि ब्रह्मांड भी एक विलगित निकाय है। अतः नियम को निम्न प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। सामान्यतः इसे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। भाई ऊर्जा परिवर्तन ही नहीं हो रही, मतलब कि न उत्पन्न की जा रही है न नष्ट की जा रही है, यानी ऊर्जा संरक्षित है। अर्थात ऊर्जा ना तो नष्ट हो रही है और ना ही उसका सृजन किया जा रहा है। वही बात देखिए लिख दिया। अब देखिए नोट लिख रहा है, एक ऊष्मागतिकीय गुण जैसे ऊर्जा एवं एक यांत्रिक गुण जैसे आयतन में अंतर होता है। देखा, ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा हमारा, ये आयतन हमारा द्रव्य है और ये ऊर्जा तो ऊर्जा है। तो कह रहा है दोनों में अंतर होता है। हम किसी विशेष अवस्था में आयतन का तो निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मान निर्दिष्ट कर सकते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू ज्ञात किया जा सकता है। तो यह नोट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो देखिए यहाँ पर निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, तो हम आयतन को तो एब्सोल्यूटली लिख सकते हैं लेकिन ऊर्जा को नहीं लिख सकते। तो वही कह रहा है कि हम किसी विशेष अवस्था में आयतन का तो निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मान निर्दिष्ट कर सकते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पदार्थ है, मान लीजिए पानी है, तो 1 लीटर के बर्तन में भर दिया गया, तो हमें पता है कि पानी 1 लीटर हो गया, क्योंकि बर्तन हमें पता है 1 लीटर का है, लेकिन उसमें कितनी आंतरिक ऊर्जा है हम ये नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हैं? उसमें कार्य किया जाए तो कार्य किया जाएगा या उसके द्वारा कार्य किया जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम बता सकते हैं कि इतना परिवर्तन हुआ, आंतरिक ऊर्जा नहीं बता सकते। तो देखिए हर जगह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात की गई है। हालांकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें कुछ आंतरिक ऊर्जा दी रहेगी, वो बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीके से उसको मतलब आभास किया गया है एक तरह से कितना हो सकती है। तो उस हिसाब से, क्योंकि परिवर्तन को तो हम बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक ऊर्जा का जो एब्सोल्यूट मतलब एक मान है उसको बताना बड़ा मुश्किल है, उसको नहीं निर्दिष्ट कर सकते। अब देखिए एक उदाहरण है, इसको देखते हैं। तो एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए यदि निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो परंतु निकाय पर कार्य किया जाए तो निकाय की दीवारें किस प्रकार की होंगी। आप देखिए निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही, यानी Q = 0 है। अब जाहिर सी बात है कि दीवारों से जब ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है तो क्या है मतलब, इसका मतलब कि वातावरण यानी परिवेश से निकाय के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। इसका मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम है, यानी दीवारें एडियाबैटिक है, पीछे पड़ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, परंतु निकाय पर कार्य किया जाए, लेकिन निकाय पर कार्य किया जाए तो निकाय की दीवारें किस प्रकार की होंगी। निकाय पर काम किया जा रहा है, कार्य तो किया जा रहा है लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा तो रुद्धोष्म दीवारें हैं सारी, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा तो रुद्धोष्म। अब निकाय पर काम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि रुद्धोष्म दीवारें हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर अंदर नहीं हो रहा, तो जो कार्य हो रहा है वो रुद्धोष्म प्रक्रम में हो रहा है। तो W को WAD लिखेंगे, यानी W एडियाबैटिक, और जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो इस कार्य के बराबर होगा, क्योंकि ऊष्मा का तो आदान प्रदान हो नहीं रहा,
तो ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंतरिक अंदर जो है निकाय की ऊष्मा Q इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब बाहर से ऊष्मा नहीं जा रही है, ना बाहर निकल पा रही, तो W डेल्टा U इक्वल टू WAD होगा। वैसे फार्मूला क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है, लेकिन Q 0 होगी क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा की मात्रा Q निकाय से परिवेश को दे दी जाए, तो निकाय की दीवारें किस प्रकार की होंगी। अब निकाय से ऊष्मा बाहर परिवेश में चली जा रही, इसका मतलब दीवारें ऊष्मा की चालक हैं, तो दीवारें ऊष्मीय सुचालक होंगी। अब जाहिर सी बात है कि Q ऊष्मा निकाय को दे दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सीधा फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब देखो निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी W बराबर 0 है। अब निकाय से परिवेश को ऊष्मा दे दी जा रही है Q, तो निकाय से परिवेश को, इसका मतलब Q ऋणात्मक होगा, ये 0 है तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस Q हो गया। अगर निकाय को ऊष्मा दी जाती तो ये पॉजिटिव होता, तो प्लस Q होता। ध्यान दीजिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है निकाय द्वारा W मात्रा का कार्य किया जाए एवं Q मात्रा की ऊष्मा निकाय को दी जाए, तो फिर यही फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब देखिए जैसे जो कह रहा है वैसे समझ लीजिए, तो निकाय द्वारा W कार्य किया जाए, तो निकाय के द्वारा काम किया जा रहा है, इसका मतलब W ऋणात्मक है। निकाय पर कार्य होता था तो धनात्मक होता था। और कह रहा है निकाय द्वारा W कार्य मात्रा का कार्य किया जाए एवं Q मात्रा की ऊष्मा निकाय को दी जाए, तो निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो धनात्मक, निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो ऋणात्मक, तो निकाय को दी जा रही है, इसका मतलब Q हमारा धनात्मक है। तो डेल्टा U इक्वल टू हो गया Q माइनस W। यह बंद निकाय है, कह रहा है बंद निकाय है का मतलब कि इसमें द्रव्य अंदर बाहर नहीं जा रहा, केवल ऊष्मा और कार्य की बात हो रही है, तो बंद निकाय। खुले में क्या है, द्रव्य भी बाहर चला जाता है, आदान प्रदान मतलब बाहर जा सकता है या अंदर भी आ सकता है, तो द्रव्य और ऊष्मा दोनों का जब आदान प्रदान होता है तो कहते हैं खुला निकाय है। केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है परिवेश से, तो कहते हैं बंद निकाय। और विलगत निकाय में ऊष्मा और द्रव्य दोनों का परिवेश से आदान प्रदान नहीं होता। अब आगे देखिए आ जाता है अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग का अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही था।